फैशनेबल हो गया है 50-55 साल के युवा नेताओं को ये चर्चा करते हुए पूरे देश में कि भैया भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं है, उसको जानने से पहले ये लोग जो आज की डेट में बातें कर रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, इनको पहले अपने गिरबान में झांक कर अपना ही इतिहास देख लेना चाहिए कि इन लोगों का खुद डेमोक्रेसी में कितना विश्वास था। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक इतिहास का एक ऐसा ही किस्सा मैं शेयर करूंगा और उसके बाद ये निर्णय आप पे लेने के लिए छोड़ूंगा कि इन लोगों की बात में कितना वजूद है और कितना इन लोगों की हैसियत है इस प्रकार की बात करने के लिए। 1945 की बात है। भारत की उस समय आज़ादी निश्चित थी कि भारत अब आज़ाद होने ही वाला है और जैसे ही आज़ाद होने वाला था, जाहिर सी बात है कि 1945 में जितने भी भारत के राजनीतिक वर्ग थे, उन वर्गों में एक बहुत बड़ी चर्चा ये चल रही थी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है कि उस समय गांधी ने संन्यास ले रखा था राजनीति से 1934 से, तो गांधी ने तो पहले ही ये बात बोल दी थी कि उसको किसी प्रकार का कोई भी भारत की राजनीति में कोई पद लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसका कोई अरमान है इस प्रकार का, ना कोई मनोकांक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष उस समय ढूंढ रहा था एक मजबूत नेता को, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि उस समय जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें से एक ऐसे नेता थे जिनका वजूद भी स्ट्रांग था और सबसे बड़ी बात कि उनका इतिहास भी पिछले 25 से 30 सालों में उनके कार्य जो उस समय आज़ादी की लड़ाई को लेकर रहे, वो सारे ये पॉइंट को डेफिनेटली असर्ट कर रहे थे कि भाई उस समय के अगर किसी लीडर में ये शक्ति होती कि वो भारतवर्ष को एक नई दिशा दिखा पाए तो वो सरदार पटेल ही थे। अगर आप देखें तो सरदार पटेल का 1923 में नागपुर एजिटेशन में उनका रोल, 1923 के बाद बुरसाद सत्याग्रह में उनका रोल, इसके साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने 1924 से 1927 अहमदाबाद की म्यूनिसिपैलिटी को मैनेज किया, उनकी उस लीडरशिप का रोल, साथ साथ 1927 में जब अहमदाबाद में बाढ़ आई थी, बाढ़ कार्य के लिए जो रिलीफ कराया, उसमें अगर हम सत्याग्रह का पूरा रोल देखें सरदार पटेल का, और कुछ नहीं तो 1928 बारदोली सत्याग्रह, साथ साथ 1934 से 1937 में जब भारत में चुनाव हुए थे, उन चुनावों में किस प्रकार से सरदार पटेल की भूमिका रही, ये सारे किस्से आज की डेट में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं। और तो और अगर सरदार पटेल की कुछ निजी जानकारियां हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड से वो पढ़कर आए, अपने खुद के पैसों से पढ़े और फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करी। उनके कोई पिता ऐसे नहीं थे जो उनके बेसिकली एजुकेशन को स्पॉन्सर करते, जैसे नेहरू के पिता थे, और ना कि वो कोई उस समय जाकर इंग्लैंड में जब पढ़े तो उनकी फर्स्ट डिवीज़न आई, ना कि नेहरू की तरह सेकेंड डिवीज़न। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 1945-46 में कांग्रेस पार्टी के प्रधान को चुनने का और प्रेसिडेंट को चुनने का खास करके क्या लॉ क्या था, कानून क्या था? कानून ये था कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है 1946 में, उसका प्रोसीजर ये था कि भाई प्रेसिडेंटशिप के लिए जो इलेक्शन होंगे उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो हैं वो अपने अपने नामों को चुन के भेजेंगी और उन नामों में से जिस नाम को मेजॉरिटी मिलेगी वो बेसिकली इलेक्ट होगा कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि 1946 की जो प्रेसिडेंटशिप थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रेसिडेंटशिप थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई जो भी 1946 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की तरफ से, वही 1947 में इवेंचुअली जब ब्रिटिश हुकूमत भारत को छोड़ के जाएगी तो इनहेरिट करेगा पोस्ट भारत के प्रधानमंत्री की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1946 में प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़ को अपना नाम देना था और उनको नाम दिया उन्होंने, और 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थीं उस समय। भारत में जो 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थीं, उन्होंने सबने खत लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपने अपने नामों के प्रेफरेंसेस को लिख के भेजा। सारे के सारे नाम उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास पहुंचे। 29 अप्रैल 1946, 29 अप्रैल 1946 को ये सारे नाम और सारी की सारी 15 की 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आई हुई पर्चियाँ खुली। जब ये 15 की 15 पर्चियाँ खुली, इतिहास ये है और सत्य ये है कि 12 पर्चियाँ जो थीं 15 में से, इन 12 पर्चियों में केवल एक नाम था प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की तरफ से कि अगला कांग्रेस का प्रेसिडेंट और 1947 में प्रधानमंत्री के लिए दावेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। 3 पर्चियाँ ऐसी थीं, 3 कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की पर्चियाँ ऐसी थीं जिन्होंने किसी प्रकार के नाम की चर्चा नहीं करी। 15 में से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल को फेवर करती हैं, 3 उस समय नाम लिखती ही नहीं हैं और नेहरू का नाम 0 पर्चियों में होता है।
जब ये रिज़ल्ट आया और 29 अप्रैल को जब ये पर्चियाँ खुली, पर्चियाँ देख के सबसे पहले अगर किसी की हवाई उड़ी तो वो और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि भाई पटेल को सारा सपोर्ट मिला है और उस समय नेहरू को कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो महात्मा गांधी ने उस समय आचार्य कृपलानी को बुलाया। आचार्य कृपलानी को बुलाने के बाद उन्होंने आचार्य कृपलानी को ये बात बोली कि भाई अब प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की ये पर्चियाँ तो हम अब चेंज कर नहीं सकते, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बैठी है CWC, आप उसके कई मेंबरों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि भाई वो जो है नेहरू का नाम प्रपोज करें। और आचार्य कृपलानी ने महात्मा गांधी की ये बात मानते हुए जाकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के मेंबरों को ये बात बोली कि भाई महात्मा गांधी का ये ऑर्डर है कि चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटियां चाहती हैं पटेल को प्रेसिडेंट बनने के लिए, पर आप नेहरू का नाम को प्रपोज किया जाए। और इसके बाद कुछ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स थे जो गांधीवादी फैक्शन को बिलोंग करते थे, उन्होंने ये बातें बोलना शुरू कर दी कि ठीक है जी, हम तो नेहरू को चाहते हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के चॉइस के ओवर एंड अबव प्रेसिडेंटशिप के लिए आए। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जब गांधी ने नेहरू को बुलाया, नेहरू को बुला के ये बात उसको बोली भी कि भाई ऐसा है 15 पर्चियाँ आई हैं, इन 15 पर्चियों में से तुम्हारा नाम तो किसी ने भी प्रमोट नहीं किया। ये सुनकर नेहरू ने उस समय एक सिंपल सी बात बोली। नेहरू ने कहा कि देखिए ऐसा है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगला तो मैं ही बनूंगा, 1947 में प्रधानमंत्री भी भारत का पहला मैं ही बनूंगा, और यदि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ये सब चीज़ों का किसी प्रकार से कोई ऑपोजिशन हुआ तो मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एक नई कांग्रेस बना लूँगा, लेकिन बनूंगा तो मैं ही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर धमकी के बाद गांधी ने सरदार पटेल को बुलाया। सरदार पटेल को बुलाकर उनको बोला कि आप अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर लीजिए क्योंकि मेरी पसंद नेहरू है। सरदार पटेल एक अपराइट आदमी थे, एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी थे, एक ऐसे आदमी थे जो विश्वास करते थे अपने से बड़ों के डिसीजंस में। उन्होंने एक बार भी गांधी से ये नहीं पूछा कि भाई जब मेरे नाम पर सहमति है तो आप मुझे ही कैंडिडेचर विड्रॉ करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। आज की डेट में इतिहास उनको इस नज़रिए से जानता है कि ये वो सेल्फलेस आदमी थे जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया जिसका नाम डेमोक्रेटिकली कहीं पर भी नहीं था। और तो और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आचार्य कृपलानी की अगर आप आज की डेट में उनकी किताब पढ़ें तो उस किताब में उन्होंने लिखा है, उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने गांधी से जाकर पूछा कि भाई आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय को रिजेक्ट करते हुए नेहरू का नाम क्यों प्रपोज किया। तो गांधी ने उस समय आचार्य कृपलानी को ये बात बोली कि देखो ऐसा है, नेहरू जो है वो सरदार पटेल के अंडर काम नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ उसके बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बोला कि भाई ब्रिटिश हुकूमत भी जिस व्यक्ति को पसंद करती है वो सरदार पटेल नहीं बल्कि नेहरू है, क्योंकि सरदार पटेल भारत के हित में फैसले लेना चाहते थे। सरदार पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने चीन को लेके, कश्मीर को लेके उनकी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी वो पोजीशंस ना तो ब्रिटिश हुकूमत को पसंद थी, और जाहिर सी बात है कि वो सारी की सारी पोजीशंस नेहरू के ऑपोजिट थी। तो नेहरू सबसे बड़ा फेवरेट गांधी का ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत का भी था। तो ब्रिटिश हुकूमत के उस रास्ते को साफ करने के लिए ये निर्णय लिया गया। और तो और जब ये निर्णय लिया गया, नेहरू उस समय इलेक्ट भी हुआ, अगला भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री भी बना अगले साल यानी कि 1947 में। और उसके बाद ये डायनेस्टिक रूल पूरा का पूरा फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गया। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो एक बड़ी आपत्तिजनक चीज़ है यहाँ पर, जब निर्णय एक प्रेसिडेंट को कांग्रेस पार्टी के इलेक्ट करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का था, जब कानून ये कहता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां ही उस समय जो है वो इलेक्ट करेंगी प्रेसिडेंट को, तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इस प्रोसेस में गांधी खुद को किस तरीके से अपने आप को पेश करता हुआ, इंटरफेयर करता हुआ दिखा। गांधी सारा टाइम तो चर्चा ये करता है कि भाई मैं तो एक सत्यवादी नेता हूँ, मैं तो सत्य के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। अरे भैया, आप सत्य के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तो एक बात तो समझाइए, 1934 में तो आपने कांग्रेस की मेंबरशिप से भी रिजाइन कर दिया था, यानी कि 1934 के बाद 1934 के बाद तो गांधी एक कांग्रेस का मेंबर भी नहीं था, एक नॉन मेंबर ऑफ द कांग्रेस। आज की डेट में 1946 में इतना इन्फ्लुएंस पहली बात तो कैसे रख सकता है। दूसरा, जब गांधी को ये बात पता थी कि भाई वो नेहरू को प्रपोज करना चाहता है
ओवर एंड अबव 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां और अनडेमोक्रेटिकली वो एक ऐसे नेता को चुनना चाहता है जिसका नाम किसी प्रदेश कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया। तो क्या गांधी के लिए ये अनिवार्य नहीं था कि वो सरदार पटेल के खिलाफ उनके क्या ऑपोजिशन था गांधी को लेके कि उसको वो नोट डाउन करके देता? अगर गांधी अपना ऑपोजिशन सरदार पटेल के लिए जो था और नेहरू के लिए उसके लिए जो फेवरेटिज्म थी, क्या आपको लगता नहीं कि उसको वो नोट डाउन करके इतिहास के पन्नों में दर्ज करा कर ये आपत्ति लिखनी चाहिए थी, ताकि आज की डेट में देश के इतिहास को ये बात पता होती कि एक ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट जिनका नाम सरदार पटेल था, उनको अनडेमोक्रेटिकली हटाकर एक ऐसे अनडेमोक्रेटिक नेता को चुना गया जिसको डेमोक्रेटिकली किसी कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रपोज ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांधी का इतना बड़ा नॉन वायलेंस, ट्रुथ, इन चीज़ों को लेके जो नरेटिव बना हुआ है, ये सारा का सारा नरेटिव इन सारे इश्यूज में कहाँ चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, गांधी हमेशा से ये बात चैंपियन करता आया कि भाई मैं तो डेमोक्रेसी के फेवर में हूँ। अरे कैसी डेमोक्रेसी? ऐसी डेमोक्रेसी कि आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता को, जिसने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की सहमति प्राप्त की थी, आप उस नेता को उसका कैंडिडेचर विड्रॉ करके एक अनडेमोक्रेटिक नेता को चुनने के लिए आपने डेमोक्रेसी का कोई बहुत बड़ा समर्थन किया। ये इतिहास आज की डेट में आपको जो भारत की NCERT की किताबें हैं वहाँ नहीं सिखाया जाएगा, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बोली जाएंगी। आज की डेट में ये जो इतिहासकार बैठे हैं, रोपिला थापर से लेके बिपिन चंद्रा जैसे लोग जो इन पार्टियों के दलाल हैं, ये आपको इस प्रकार का इतिहास लिख के नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको इसी काम का पैसा मिलता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति को 1946 में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सारे रिकमेंडेशंस को ओवर रूल करते हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से प्रेसिडेंट बना दिया, और उसके बाद इवेंचुअली उसका पाथ आपने क्लियर कर दिया एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये लोग और इन लोगों के समर्थक आज ये बात कर रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। साहब, डेमोक्रेसी खतरे में हो या ना हो, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका डेमोक्रेटिक थॉट्स में कितना समर्थन और विचार था। अगर आपके लिए डेमोक्रेसी ये थी कि एक चुनिंदा इलेक्टेड आदमी को आप अनडेमोक्रेटिकली, अनसेरिमोनियसली सिर्फ और सिर्फ एक नाम और एक परिवार के समर्थन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज आपकी भी असलियत दिख रही है कि आप कितना डेमोक्रेटिक थॉट्स में विचार करते हैं। तो इस चीज़ को कम से कम आप जैसे लोग खड़े होकर पब्लिक के सामने ये बातें ना करें, क्योंकि आप लोगों के मुंह से ये शोभा नहीं देती। धन्यवाद।